हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसएससी सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था पिछले साल, ये 11 अप्रैल 2022 को हुआ था शिफ्ट 2 में, है ना। और ये सेट नंबर 2 है, शिफ्ट 2 है ये। मतलब एक ही दिन में जो शिफ्ट सेकेंड में हुआ था उसका पेपर है। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, है ना, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊँगा प्रोसीजर क्या है इसके और कैसे कैसे मैं सिखाता हूँ, जितना कुछ भी पढ़ाता हूँ उसको। अब ज़रा बात करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर इसमें एरर है तो बोलो, वरना यहाँ पर नो एरर कर दो, है ना। अब ज़रा देखते हैं, यहाँ पर बोला है डिड यू बेक्ड। अब देखो डिड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो फिर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म में क्यों है भाई? नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड फॉर्म में नहीं है, सेकंड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म में जो भी आता है वर्ब का उसके पहले हैव हैज़ ऐसा कुछ आता है, हैव हैज़ अ हैड। क्लियर? तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में क्यों आया है जबकि ऑलरेडी यहाँ पर डीड है, मतलब डू का सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पर, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर देने की क्या आवश्यकता थी? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। डीड के बाद आपको सिंपली बेक लगाना था, है ना। डिड यू बेक, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। जैसे बहुत लोग कह देते हैं डिड यू वेंट देयर, ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। डिड यू वेंट, डीड का इस्तेमाल कर दियो तो वेंट क्यों? गो करो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। अब जरा समझो इसको, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहली बात है कि विल बी होल्ड है। अब यहाँ पर समझो कि विल बी होल्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है ना। तो पहले कैच करेंगे कि ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। क्लियर? अब जरा देखो एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो भी सब्जेक्ट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, ये पूरा का पूरा एक तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखना ये है कि इसका सब्जेक्ट क्या इस वर्ब का डूअर है, मतलब इस वर्ब के को करने वाला है। अगर ये करने वाला है तो सेंटेंस आपका एक्टिव में होगा, अगर नहीं है तो पैसिव में होगा। अब जरा देखो द फर्स्ट मीटिंग जो है ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, क्या वही हेल्ड कर रहा है उस मीटिंग को, है ना। ये खुद को हेल्ड कर रहा है, बात समझने वाली है। नहीं ना, मतलब इस मीटिंग को किसी और के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, यही तो सेंस है यहाँ पर। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का, विल बी होल्ड वर्ब का जो सब्जेक्ट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, ये भाई इस वर्क का डूअर नहीं है। अगर डूअर नहीं है तो क्या है सेंटेंस? पैसिव में है। इतना तो क्लियर हो गया। अगर पैसिव में है, कोई भी चीज़ पैसिव में है, तो इसका क्या मतलब होता है कि बी का कोई फॉर्म आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। यही तो जानते हो। तो बी का फॉर्म तो चलो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। अब ये होल्ड जो है ये आपको कैच करना था कि क्या ये जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म में है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इससे। एक स्टूडेंट नंबर 347 इफ़ आई रिमेंबर, तान्या, है ना, तान्या शायद पूछी थी इसी के ऊपर क्वेश्चन, पिछले ही दिन पूछी थी होल्ड के बेसिस पर। वहाँ भी मैंने उनको बताया था कि भाई होल्ड जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है हेल्ड। क्लियर यहाँ तक? क्या आता है? हेल्ड आता है। तो पैसिव सेंटेंस है ये, पैसिव सेंटेंस है तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करो, तो थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पर होल्ड के जगह क्या होगा? हेल्ड होगा। अच्छा, मतलब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया बिना ऑप्शन देखे ही। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ये डबल रिपीट हो चुका है यहाँ। देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है? विल हेल्ड। विल हेल्ड तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि विल बी हेल्ड होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, ये तो सही है आपका। चलिए विल बी होल्डिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है, तो ये होल्डिंग क्यों लिखोगे, है ना। यहाँ पर हेल्ड होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप पूरी तरीके से अब समझ गए कि इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट थे और क्यों बाकी ऑप्शन नहीं होगा और क्यों सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन होगा, विल बी हेल्ड। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि बच्चे को नरिशिंग डाइट देने के लिए बता रहा है, पोषक तत्वों से भरा हुआ डाइट देने को कह रहा है। अब देखो, अब कोई ऐसी बातें कहे तो आप इससे क्या समझते हो कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? ये सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है ये बताओ? एडवाइस दिया जा रहा है ना। एडवाइस दिया जा रहा है, फिर ऑर्डर किया जा रहा है, फिर कमांड। ऑर्डर और कमांड नहीं है भाई, यहाँ पर ऑर्डर और कमांड नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये किसी को आप इस तरीके से बोलते हो कि आपको ये खाने चाहिए, आपको अपने बच्चे को ये देना चाहिए, है ना, डाइट में, तो ये एक तरह का एडवाइस होता है। क्लियर?
तो ऑर्डर हो, कमांड हो, चाहे एडवाइस हो, इस तरीके के सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पढ़े होगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर वाला, जो ऑर्डर वाला होता है और कमांड वाला, इसका पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनता है और जो एडवाइस वाला होता है उसका अलग तरीके से बनता है। अब मैं दोनों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर ऑर्डर वाला है तो उसमें जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो लेट से स्टार्ट होता है। पैसिव वॉइस वाला मैं बता रहा हूँ लेट से स्टार्ट होता है। और एडवाइस वाला जो है, ये यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट होता है, ये शुड बी मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। याद रखोगे, ये सेंटेंस ऑर्डर और कमांड वाला लेट से स्टार्ट होता है और ये एडवाइस वाला सेंटेंस किससे मतलब उसमें कौन सा वर्ब होता है, किस तरीके का, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखोगे इस चीज़ को। अब जरा देखो, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर लेट से स्टार्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है होनी भी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भाई इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि एडवाइस बता रहा है और एडवाइस दे रहा है इस सेंटेंस से, ऑर्डर और कमांड नहीं है। क्लियर? यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने गलत इसका दे रखा है सॉल्यूशन, तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखना। अब जरा देखो, लेट से है नहीं, चलिए मान लिए। अब यहाँ पर शुड भी कहीं नज़र आ रहा है, कहीं भी शुड भी नज़र आ रहा है, तो शुड भी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। क्लियर यहाँ तक? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, शुड बी वाला, शुड बी, है ना। एडवाइस वाला जो भी सेंटेंस होता है उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और एडवाइस अगर है तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। याद रखोगे, भूलना नहीं है। और इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस और कमांड वाला भी होता है, लेकिन उसका सेंटेंस जो होता है पैसिव वाला, वो लेट से स्टार्ट होता है ना। किससे स्टार्ट होता है? लेट से। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आपको कोई बोले ऑर्डर करे और फिर कमांड दे, है ना, कि स्विच द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, ऐसे कहे, मान लो स्विच ऑन द लाइट, है ना। तो इसका क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे? इसको ऐसे बनाया जाता है, लेट द, यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, लेट द लाइट, तो बेसिक सी बात है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्विच्ड ऑन। क्लियर? तो इस तरीके से बनता है अगर ऑर्डर और कमांड वाला होता तो। बात को समझ गए यहाँ तक? चलिए, अच्छा, एडवाइस वाला एक और सेंटेंस देख लो, अगर आपकी मर्जी है तो देख सकते हो। यहाँ पर जैसे एडवाइस हो या फिर एक तरह से कहो सजेशन हो, है ना, कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसे कहते हैं ना, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस तरीके से कहते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे? यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है योर एल्डर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आएगा योर एल्डर्स, है ना, योर एल्डर्स। फिर क्या लिखोगे? शुड बी, क्योंकि भाई ये एडवाइस वाला है, शुड बी रेस्पेक्टेड, है ना, रेस्पेक्टेड। और हर एक पैसिव जो वॉइस बनता है उसमें बी तो आता ही है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये तो जानते हो। इस तरीके के सेंटेंस में याद रखोगे, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कहीं नहीं जाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब ये शुड बी वाला होगा, ये तो क्लियर आंसर। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वॉज गिवन दे रखा है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही यही होता है, तो बाकी को क्यों चेक करना? शुड बी वाला ही होता है, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला होता है, बाकी में किसी में शुड बी वाला नहीं था, है ना। चलिए, यहाँ समझ गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अरेंज करने बोल रहा है ना, ये अरेंजिंग वाला है, पैरा जंबल वाला है। एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको क्लू बताता हूँ। इस टॉपिक को मैं इतने आसान कर दूंगा ना, अगर मैं जब पढ़ाऊंगा तो। बहुत लोगों को मुश्किल लगता है भाई, सारे सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू दिया रहता है। कुछ एक्सेप्शन में होते हैं क्वेश्चन, जैसे बैंकिंग में पूछे जाते हैं, काफ़ी लेंथी, है ना, उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ना उसमें कोई क्लू पकड़ में आता है, ना कुछ समझ में आता है। तो जानबूझ करके वैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि हर स्टूडेंट उसको ना कर पाए, है ना। और जो टॉप भी करते हैं ना, वो भी छोड़ के आते हैं वैसे क्वेश्चन को, तो वो अलग की बात है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये आपको क्लू से बनाने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस को पूरा पढ़ना भी नहीं, फिर भी आप समझिए कि दे है। दे है मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी नाउन के बदले आता है, ये किस नाउन के बदले आता है उसको सर्च करो। अब यहाँ ढूंढोगे आप तो दो ही आपको नाउन दिख रहे हैं यहाँ पर, जो सब्जेक्ट की तरह काम किया है ना। अब दो नाउन आपको दिख गए, तो ये एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज हुआ है या फिर टीनेजर्स के लिए। अब इसके लिए आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पहला सेंटेंस पढ़ो, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। कौन आपको राइट प्रोडक्ट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा? एडवर्टीजमेंट्स। और जो अच्छे वाले एडवर्टीजमेंट्स हो गए वो ऑब्वियस सी बात है ना। तो टीनेजर्स आपको हेल्प नहीं करता, एडवर्टीजमेंट्स करता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो है, ये के पहले इसका नाउन जरूर आया होगा दे का, है ना, और वो आपको मिल गया है बी में। तो ए के पहले कौन बी, किस में बी है?
तो देखते हैं, अगर ये के बाद जो भी बी है उसको हम कट कर देंगे, है ना। तो बी कहाँ कहाँ आया देखते हैं यहाँ पर। ए के बाद बी किस में है, इसमें है, ये कट जाएगा। ए के बाद बी इसमें है, ये कट जाएगा। इतना दूर तो कम से कम समझ गए ना, समझ गए। दूसरा क्लू क्या था कि हाउ एवर दिया है वो कॉन्ट्रास्टिंग पैदा करता है, मतलब अगर इसमें बुराई की गई है तो इसके पहले वाला सेंटेंस में अच्छाई की गई होगी, है ना। तो यहाँ पर दिया एडवर्टीजमेंट्स में बी हार्मफुल, तो कौन से सेंटेंस में उस एडवर्टीजमेंट्स की बड़ाई की गई है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो एडवर्टीजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, मतलब इसमें देख रहे हो यूजफुल के बारे में बता रहा है। अब जरा देखो, अब यहाँ पर नोटिस करोगे तो बी जो है ऑब्वियस सी बात है कि किसके पहले आएगा, डी के पहले आएगा, है ना, क्योंकि इसमें बड़ाई की गई है। तो देख लो डी के पहले बी किस में आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी, देख लो बी यहाँ भी आया है, बी यहाँ भी आया है। तो दोनों हो सकते हैं, अभी अभी दोनों हो सकते हैं। अब हम लोग डिसाइड करेंगे सी दिया है टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। किस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स के चपेट में टीनेजर्स आ सकते हैं, किस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स, यूजफुल वाले में, है ना, या फिर जो आपको डिसाइड करता है राइट प्रोडक्ट्स को चूज करने में, उसके चपेट में आ सकते हैं, या फिर हार्मफुल एडवर्टीजमेंट्स के चपेट में आ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्मफुल एडवर्टीजमेंट्स के चपेट में आ सकते हैं। इसका मतलब ये पता चला कि ये जो सच एडवर्टीजमेंट्स है इसके पहले जो आया होगा वो हार्मफुल वाला आया होगा। बात समझ रहे हो, इसका मतलब है कि सी के पहले डी आया होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ पा रहे हो। तो सी के पहले डी आया होगा। अब देखो ये दोनों ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ में किस में आया है, सी के पहले डी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चौथा ऑप्शन में आया है सी के पहले डी, इसलिए इसका आंसर होगा चौथा नंबर। समझ गए, मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, समझने में वक्त नहीं लगता। क्लियर। शॉर्ट में फिर से कहें तो दे का नाउन था एडवर्टीजमेंट्स, जो कि ए से पहले आया था, है ना, ए से पहले आया था बी। यहाँ पर हाउएवर देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, और इसी के चपेट में हार्मफुल वाले एडवर्टीजमेंट के चपेट में आएगा कौन, टीनेजर्स आएंगे। क्लियर। तो यहाँ तक आप समझ गए, और इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन है जो करेक्ट नहीं है। तो रिवेंज आपका गलत है ना, रिवेंज आपका ऐसे होता है, कल की वीडियो जो वहाँ पर मैं बताया हूँ, क्या बोलते हो, आपके होमोनिम्स वाला, उसमें भी एवेंज और रिवेंज आया था। और अगर आप पिछले वीडियो देखे हो तो एवेंज और रिवेंज में आप मुझे फ़र्क बताओगे। अवेंज ये था, है ना, यहाँ पर रिवेंज है। दोनों के बीच मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर जो है यही होगा, क्योंकि इसका ही स्पेलिंग क्या है, गलत है। रिट्रीव है भाई, रिट्रीव का क्या मतलब होता है, देखो इसको आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे इसके बाद, ठीक है। रिट्रीव का मतलब होता है वापस वही अवस्था में आना, और फिर होता है कि भूल सुधारना, कोई भूल हो चुकी है आपसे उसको सुधारना, और फिर किसी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब मैं इसको याद करने के तरीके बताता हूँ कि इसका स्पेलिंग कहाँ गलत करोगे। री है मतलब दोबारा, इसका मतलब होता है। ट्री है, यहाँ देख रहे हो ट्री, त्रिगीतम सर, है ना, ट्री से याद रखो त्रिगीतम सर। और ईव है लास्ट में, ईव मतलब इवनिंग होता है, मतलब दोबारा से त्रिगीतम सर कहाँ गए, इवनिंग वॉक पे गए, किस लिए, खुद को सुधारने के लिए, और फिर भूल सुधारने के लिए, और फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्ट करना, भूल सुधारना, याद रखोगे। फिर से त्रिगीतम सर इवनिंग वॉक पर गए, रिट्रीव नहीं भूलना है स्पेलिंग, ठीक है। यहाँ पर भूलने का चांस रहता है कि यहाँ पर आई और ई वाला में, आज के बाद नहीं भूलोगे। इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है ईव, ये आप भी जानते हो। फिर रिटोर्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है करारा जवाब देना किसी को, और ये सही है। रिटर्न मतलब वापस आना। चलिए इतना समझ गए, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, ये है ऑफ द टू प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर क्या एरर है, इसको फाइंड आउट करना है। मोर लाइकली को देखना है कि क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहली बात, ऑफ द टू जहाँ भी आपको नज़र आ गया समझ जाना कि दो चीज़ों के बीच क्या है, कंपैरिजन है। और किस तरीके के कंपैरिजन, वहाँ चूज करने के लिए कहा जाता होगा, कंपेयर नहीं किया जाता होगा, ध्यान से समझना। ऑफ द टू वाला सेंटेंस में क्या होगा कि दो में से किसी एक को चुनना होता है। मतलब आर्किटेक्ट ने जो दिया होगा, दो प्लान्स को बनाया होगा, वो किसी बिल्डिंग को बनाने का दो प्लान बनाया होगा, उसमें से क्या बोल रहा है कि एक को ज़्यादा, एक को पसंद करने का चाहे तो उसको एक्सेप्ट करने की संभावना ज़्यादा है ना। किसको, दिस इज़ द वन, मतलब ये वाला वो है जिसको एक्सेप्ट करने की चांस ज़्यादा है ना। अब इसके कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। ऑफ द टू जहाँ भी आ गया, पहला चीज़ ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे, आगे भी काम आएगा, है ना।
सबसे पहली बात कि जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता इन जनरल, कुछ चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। मैं पूरा एडजेक्टिव ही आपको पढ़ा दिया हूँ वैसे भी। तो ऑफ द टू वाले सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है, एक कंपैरेटिव डिग्री वाला ज़रूर होगा, हमेशा नहीं, मतलब अगर ये चूज करने की बात कही जाए, यहाँ पर चूज करने की बात कही गई है ना, दो में से किसी एक को चूज करने की बात कही जा रही है, तो उस केस में यहाँ पर जरूर होगा एक क्या, एक कंपैरेटिव डिग्री वाला कोई शब्द होगा। और दूसरा इसका रूल है कि इसके पहले द का प्रयोग जरूर होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द का प्रयोग है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो याद रखोगे कि ऑफ द टू वाले सेंटेंस में जो भी एक होता है कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इन जनरल हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इस केस में हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इतना दूर तक रूल यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है। देखो यहाँ पर आप इस द को मोर के पहले भी लगा सकते थे, है ना, कि दिस इज वन द मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, लेकिन ये इसलिए वैसा नहीं किया क्योंकि ये वन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है ना, वन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया, इसलिए द को वन के पहले लगा दिया, कोई इसमें हानि नहीं है। अब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, इसका मीनिंग लोग नहीं समझ पाते। इसका मतलब होता है मोर लाइकली टू, अब फिर लाइकली टू का इस्तेमाल जहाँ भी हो गया, है ना, लाइकली टू का इस्तेमाल जहाँ भी हो गया, तो एक चीज़ को आप समझना कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना होना, मतलब एक प्लान को एक्सेप्ट करने की संभावना ज़्यादा है, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो दो रूल तो आप पहले सीख गए। अब आगे सीखो कि लाइकली टू वाले सेंटेंस में क्या होता है। लाइकली टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लाइकली टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो एक्टिव में होता है। अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव सेंटेंस हो जाएगा, है ना, क्या होगा, पैसिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं पैसिव सेंटेंस है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। अब आप क्या समझे, इससे ये समझ रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्टेड है ना, एक्सेप्टेड है, यहाँ पर क्या है, बी एक्सेप्टेड आपका वर्ब है ना, वर्ब है, और इस वर्ब को करने वाला कौन है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, दिस इज द वन, ये वाला सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, सब्जेक्ट वाला पार्ट है। क्या ये सब्जेक्ट जो है ये एक्सेप्टेड का डूअर है, इस तरीके से देखो, डूअर नहीं है, इसको कोई और एक्सेप्ट करेगा, है ना, ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, दिस इज द वन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कोई और एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये खुद डूअर नहीं है, मतलब सेंटेंस क्या है, पैसिव में। तो एक तरह से देख रहे हैं कि सारे स्ट्रक्चर इसके सही नज़र आ रहे हैं, मतलब ऑफ द टू था, मोर के पहले द का प्रयोग हुआ था, वो भी सही है ना, वन को एम्फेसाइज किया गया है इसलिए द का प्रयोग वन के पहले लगा हुआ है। लाइकली टू है, लाइकली टू के बाद आपका बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो पैसिव फॉर्म में है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है ना, और पैसिव को ये भी आपको डिफाइन कर दे रहा है कि दिस इज द वन इसका सब्जेक्ट है ना, जो कि इस एक्सेप्टेड का आपका डूवर नहीं है, इसलिए भी ये पैसिव है। तो चारों तरफ से अगर रूल को देखा जाए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट सेंटेंस है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब कहोगे सर मोस्ट लाइकलीहुड क्यों नहीं होगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो के बीच सेलेक्ट करना है। मोस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में जब क्या होता है कि दो से अधिक के बारे में बात की जाती है ना, वन वर्सेस ऑल का कॉन्सेप्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री तो है नहीं, तो मोर का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। मच लाइकली क्यों नहीं हुआ सर, ये तो गलत है, मच लाइकली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दो के बीच जब भी सेलेक्ट करना होता है तो मोर को सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड आता है, तो यहाँ तो सही है कि मोर अपने आप में करेक्ट है। फिर ये मोस्ट लाइकली क्यों नहीं हुआ, ये तो आप समझ गए सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, दो से अधिक के बीच होता है सुपरलेटिव डिग्री के, ठीक है। हाँ, मच का इस्तेमाल आप मोर के पहले एक्स्ट्रा के रूप में कर सकते हो, मोर के पहले मोर को एम्फेसाइज करने के लिए मच का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि मैं एडजेक्टिव में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इतना सही है, क्लियर है कि ये तीनों क्यों नहीं हुए और ये यहाँ पर क्यों रिक्वायर्ड नहीं है सब्स्टिट्यूशन का। अब आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो ये काफ़ी डिफिकल्ट वाले वर्ड्स पूछती हैं, है ना, अगर आप नहीं जानते यही सारे तो पूछे जाएंगे आपके होमोनिम्स में। देखो क्या है, वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस, इसका मतलब हुआ कि रिलैक्स वे में एकदम बिंदासगी के साथ, बेफिक्री के साथ जो लोग टहलते हैं, मतलब वॉक करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एम्बल। क्या कहा जाता है उसको, एम्बल। अब आगे बढ़ते हैं, रोम्प, मतलब इसका आंसर होगा एम्बल। रोम्प का मतलब क्या होता है, रोम्प का मतलब होता है रन करना, मतलब काफ़ी लाइवली या फिर ब्रिस्कली, मतलब काफ़ी तेज़ी से मूव करना, तो ये तो होगा नहीं। फिर स्ट्रट, स्ट्रट का क्या मतलब होता है, स्ट्रट का मतलब होता है कि थोड़ा अकड़ करके चलना, है ना,
अकड़ करके चलना, मतलब प्राउडली चलना, थोड़ा स्वैग दिखाते हुए, शो ऑफ करते हुए, है ना, तो उसको कहते हैं स्ट्रट। समझ गए बात को, मतलब मटक मटक करके चलना, अकड़ करके चलना। जैसे बच्चे होते हैं ना, नए नए ड्रेस पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो मटक मटक करके चलते हैं ना, थोड़ा अकड़ करके, हाँ मेरे पास अच्छे वाले जूते हैं। तो ये बच्चे के एग्जाम्पल हो गए। फिर है प्रेंस। प्रेंस का क्या मतलब होता है? प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद मचाना, है ना। जैसे घोड़े के बच्चे हैं, उसको खोल दो पहली बार, चाहे बछड़ा है आपके गाय के, तो उसको खोल देना, देखना कितना उछलेगा, उसको कहते हैं प्रेंस। क्लियर है? सब वॉक के संदर्भ में ही था, रन के संदर्भ में था, आपको समझना था मीनिंग क्या होगा यहाँ पर किसका। अब आगे बढ़ते हैं। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। अब इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। सबसे पहली बात देखते हैं कि कौन नहीं होगा, है ना। टोल्ड मी है, करेक्ट है। सेड है, ये भी करेक्ट है ना। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये भी है, टोल्ड मी, यहाँ तक चारों सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आई एम वरीड, यहाँ पर सेड है मतलब पास्ट है, आई एम वरीड दिया है मतलब आई एम को किस में बदलना पड़ेगा? इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, पास्ट में बदलोगे और जो भी प्रेजेंट में है उसको तो आप काट दोगे, है ना। तो शी इज़ वरीड अबाउट, ये कट जाएगा, पास्ट में है नहीं। आगे देखते हैं। दैट आई वॉज वरिंग कैसे आ जाएगा? है ना, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फॉर्म में है नहीं, तो कंटिन्यूस वाला को काट दो। फिर है मदर टोल्ड मी दैट शी हैड बिन वरीड। भाई शी हैड बिन वरीड का इस्तेमाल तब करते हैं जब परफेक्ट में हो सेंटेंस, ये तो परफेक्ट में है नहीं, है ना, है नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गया। ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और इज वाला तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में रखना है। फर्स्ट वाले पढ़ो, मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज वरीड अबाउट माई सेफ्टी, यही वाला आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। टेनेसियस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दृढ़। अब बताओ, ये सारे वर्ड सब के सब तो लगभग एसपी बख्शी से ही आए हैं, देख लेना जा करके, चेक करके। अब इसका एंटोनिम पूछा है। टेनेसियस का मतलब होता है दृढ़, काफ़ी दृढ़, है ना मानने वाला, हठी किस्म का इंसान, है ना हार मानने वाला, ऐसा होता है वो। अब जरा देखते हैं। परसिस्टेंट भी तो यही होता है, दृढ़, है ना, जो टिके रहे। फिर रिलेंटलेस, यही इसका सिनोनिम है, एक ही मीनिंग है सबका। ईल्डिंग का मतलब होता है हार मान लेना, है ना, हार मानने वाला व्यक्ति, और फिर तुरंत मान लेने वाला व्यक्ति, तो यही इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा, यही इसका आंसर होगा। स्टेडफास्ट, ये सारे वर्ड आपके देखने को मिलते हैं एसवी बुक में। स्टेडफास्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी है दृढ़, है ना, दृढ़ इसका भी मतलब होता है ना डिगने वाला। तो टेनेसियस के सारे ही सारे सिनोनिम थे एक्सेप्ट ईल्डिंग, है ना, बाकी ये तीनों जो थे ये आपके सिनोनिम थे। और अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किए हो, टेस्ट को दे रहे हो, तो आपको पता होगा मैं इसी तरीके के ऑप्शन को ये करता हूँ, सेट किया हूँ, है ना। आपको मज़ा आ रहा होगा देख करके, और जल्दी याद भी होते होंगे सारे वर्ड्स। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर 10th नंबर में। एक बोल रहा है शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। इसको क्या करना है भाई? इसको पैसिव में बनाना है। अब जरा बात करते हैं, देखो कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ क्या करना है? चलो एक एक करके चेक करते हैं। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। देखो शी गिफ्टेड, है ना, ये पास्ट टेंस में, तो सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है? प्रेजेंट वाले को हटा देना है। तो हैव बीन, देखो हैव का प्रयोग हुआ है, हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो होगा नहीं आपका, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये सेंटेंस भी परफेक्ट में होना चाहिए था, ये परफेक्ट में था नहीं, तो ये गलत है। आई एम बीइंग, भाई बीइंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेंटेंस किसी में हो कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ये सेंटेंस तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है नहीं, तो ये भी गया काम से, है ना। आई एम गिफ्टेड, अब ये पास्ट में था शी गिफ्टेड, तो ये प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा? आई वॉज गिफ्टेड, ये आपका करेक्ट होगा। समझिए कैसे आसानी से एलिमिनेट करना है। तो 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर टू मैनकाइंड। ग्लोबल वार्मिंग जो है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये, फिर क्लाइमेट चेंज जो है आज के मैनकाइंड के लिए, मतलब इंसानों के लिए क्या हो गया? बहुत बड़ा मेजर क्या हो गया? पनिशमेंट। भाई इंसान कोई दूसरे इंसान को पनिश करता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग हमें पनिश क्यों करेगा? तो ये तो नहीं होगा। एंडेंजर, समझो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। एंडेंजर का क्या मतलब होता है? एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, तो एक तरह से ये वर्ब हो गया, है ना, ये वर्ब हो गया। अब इसको कैसे एलिमिनेट करोगे? समझने वाली बात है। ए आया है यहाँ पर, डिटर्मिनर आया है सर, ए के बाद जरूर कोई ना कोई क्या होगा? ए के बाद कोई ना कोई आपका एक नाउन होगा, तो यहाँ पर नाउन होना चाहिए, तो वर्ब कहाँ से हो जाएगा? एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, तो सबसे पहली बात कि ये होगा नहीं, है ना। अब देखो टू है एक आपका प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है मैनकाइंड के रूप में, ये सही है, मतलब नाउन अपने जगह पर वहाँ सही है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आएगा। पनिशमेंट तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये आप समझ गए लॉजिकली।
एंडेंजर भी लॉजिकली भी नहीं होगा, और दूसरी बात कि यहाँ पर ये एंडेंजर वर्ब है, खतरे में डालना, समझ रहे हो। ये नाउन तब होता है जब एंडेंजर्ड, है ना, एंडेंजर मतलब लास्ट में ईडी जोड़ देते हैं, है ना। फिर है पेनाल्टी, पेनाल्टी का मतलब होता है जुर्माना लगाना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो फिर क्लाइमेट चेंज है वो हमें मैनकाइंड के ऊपर जुर्माना क्या लगाएगा, है ना, इंसानों के लिए जुर्माना लगता है, ये तो होगा नहीं। लास्ट पर जाता है थ्रेट, थ्रेट आपका नाउन है ना, थ्रेट आपका वर्ब भी है और नाउन भी है, तो यहाँ पर हम नाउन की तरह से थ्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। मेजर इसका एडजेक्टिव है थ्रेट का, जो कि उसको बताएगा कि वो कितना बड़ा है ना। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ग्रामर और वोकैब का। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। यहाँ बोला वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। क्या एरर है ये आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। अब जरा देखो यहाँ पर देखते हैं कि क्या एरर है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल क्या सही है, इसके ऊपर चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ये जानना है कि ड्यूरिंग के बाद हमेशा एक नाउन आता है। देखो कैसे, ये बताते हैं। ड्यूरिंग माई हॉलीडे, इस तरीके से आप पढ़े होंगे, ड्यूरिंग माई हॉलीडे। हॉलीडे यहाँ पर क्या है, हॉलीडे यहाँ पर आपका नाउन है ना, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एक डिटर्मिनर, मतलब ये सही है। ड्यूरिंग माई हॉलीडे कह सकते हैं, ड्यूरिंग हिज स्पीच कह सकते हैं, है ना, मतलब बोलते बोलते वो लड़खड़ा गया तो ड्यूरिंग हिज स्पीच बोल सकते हैं, और स्पीच यहाँ नाउन है, इसको क्वालिफाई हिज कर रहा है, तो चलिए इतना दूर तक करेक्ट है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। अब जरा देखो, अगर नाउन ना आकर के ड्यूरिंग के बाद, तो यहाँ सीधा नाउन है नहीं, ही वॉज ऑन हॉलीडे एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, तो एक ड्यूरिंग का एक रूल भी है। ड्यूरिंग का रूल है कि अगर नाउन इसके बाद नहीं आता है, पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाता है, तो उस ड्यूरिंग को यहाँ पर ड्यूरिंग नहीं रखेंगे, इस ड्यूरिंग की जगह पर आपको इस्तेमाल करना होगा वाइल का। समझ रहे बात को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको दो तरीके से करेक्ट किया जा सकता था। अगर यहाँ पर सेंटेंस होता कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग हीज हॉलीडे, अगर ये सब नहीं रहता कुछ भी और सिर्फ रहता हीज हॉलीडे, तो ये सेंटेंस करेक्ट था, क्योंकि मैं अभी बताया कि ड्यूरिंग के बाद आपका एक आता है क्या, नाउन आता है, और ऑब्वियस सी बात है नाउन है तो इसको क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, है ना, डिटर्मिनर है, जो कि एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है। चलिए इतना आप समझते हो, क्योंकि अगर मेरे से ग्रामर पढ़े हो तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है कि अगर ड्यूरिंग के बाद कोई नाउन ना होकर के पूरा का पूरा क्लॉज ही हो, पूरा का पूरा मीनिंगफुल एक सेंटेंस हो, तो यहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। अगर समझना हो कि सर ये रूल कहाँ दिया हुआ है, किस बुक में दिया है, सब कुछ मैं बता दूंगा अगर इस तरीके के डाउट हैं आपको तो। क्लियर। अब बात करते हैं कि कहाँ पर एरर था, ड्यूरिंग ही वॉज यहाँ पर था, यहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल होगा ही नहीं, यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, सब कुछ बता दिया। ड्यूरिंग के दो रूल बताया, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अब यहाँ पर इस इडियम का मीनिंग बोल रहा है, केक वॉक। भाई केक वॉक का मतलब आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि समथिंग इज ईजी, है ना, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा है टेसिटर्न का। टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला व्यक्ति, और इसमें से वर्बोज का मतलब होता है वाचाल, है ना, वाचाल का मतलब होता है काफ़ी अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। पूछा सिनोनिम है। लाइवली का मतलब होता है काफ़ी फुर्तीला किस्म का आदमी, है ना। रिजर्व्ड का मतलब होता है कम बोलने वाला आदमी जो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, तो टेसिटर्न का सिनोनिम रिजर्व्ड होगा। नॉइजी का मतलब शोर मचाने वाला, तो ये तो होगा नहीं। समझ गए रिजर्व्ड क्यों होगा। अब यहाँ पर 15 नंबर में, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द नेचर। देखो एरर क्या है, ही अलाउड मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर ही वॉर्न कैसे आ जाएगा। अगर प्रेजेंट में भी रखते तो वॉर्न्स होता, है ना, इस तरीके से भी पकड़ सकते थे, लेकिन प्रेजेंट में तो वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वॉर्न होगा, है ना। अब कहोगे सर यहाँ पर बट सही है क्या, बट जो कंजंक्शन लगा हुआ है क्या सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, बट जैसे होता है, और फिर हाउएवर, ये सब जो होते हैं, ये सारे वर्ड कॉन्ट्रास्ट को पैदा करता है, मतलब पिछला सेंटेंस जो है उसके जस्ट थोड़ा सा विपरीत किस्म का एक सेंस देगा। जैसे देखो, पहले उसके पिता ने क्या किया, अपने बेटे को अलाउ किया, दूसरी बार बोल रहा है कि लेकिन उसको खतरे के बारे में वार्न भी किया। समझ रहे हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, इसलिए बट का इस्तेमाल अपने जगह पर बिल्कुल सही है। तो क्या हाँ गलत था, वार्न की जगह पर वार्न होना चाहिए था, जो कि गलत है, मतलब 3rd नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। 16 में बोला रफ का एंटोनिम बोला है। रफ देखो, रफ बोलो मतलब खुरदरा किस्म का, क्रूड मतलब काफ़ी ज़्यादा खुरदरा टाइप का ही होता है, क्रूड मतलब क्रूड ऑयल होता है, जैसे काफ़ी
गंदा सा ऑयल है ना, क्रूड, उसको भी कहते हैं। फिर एक कोर्स, कोर्स का मतलब भी खुरदरा होता है, फिर भद्दा होता है, फिर मोटा होता है, जैसे कोर्स ग्रेन बोलते हैं ना, मोटे मोटे दाने वाले को क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। और जो बहुत छोटे छोटे दाने वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन, है ना। जैसे रेत को हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेन्स, और जो गिट्टी होता है, गिट्टी एग्रीगेट्स, जिससे हम लोग घर बनाते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट भी बोलते हैं, या फिर कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है। फिर थिक का मतलब ही मोटा हो गया, तो ये तीनों तो होगा नहीं, इसका रफ का उल्टा होगा स्मूथ। फिर है यहाँ पर वर्टिकल, वर्टिकल का यहाँ पर पूछा सिनोनिम, तो वर्टिकल का अपराइट होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा, है ना। वर्टिकल का मतलब सीधा खड़ा, अपराइट का मतलब सीधा। शेकी का मतलब हिलते डुलते रहने वाला, तो ये तो होगा नहीं। पैरेलल का मतलब दो चीज़ें आपस में पैरेलल हो। इक्वल मतलब आप लोग जानते हो। नेक्स्ट है आपका क्या पूछा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इस इडियम का देखो सीधा सीधा पूछा हुआ है आपके एसपी बख्शी से। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल को बोलते हैं रैंक एंड फाइल। काफ़ी अच्छे से बता दिया हूँ, तरीके बता दिया हूँ याद करने के, ट्रिक वगैरह, है ना। तीसरा नंबर इसका डायरेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्या पूछ रहा है, वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। जो सुपरवाइज करता है स्टूडेंट को, ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल से भी पीछे पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन। टीचर तो है नहीं, ठीक है, टीचर का मतलब पढ़ाना होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज का काम नहीं करते। इन्विजिलेटर इसका सही आंसर है। इंस्पेक्टर नहीं होता भाई, इंस्पेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ की छानबीन करना, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन में किसी की छानबीन थोड़ी कर रहा है, वो वहाँ पर सुपरवाइज कर रहा है, उसको कहते हैं इन्विजिलेटर। एग्जामिनी तो बोलते हैं जो परीक्षा में बैठते हैं, है ना। और एग्जामिनर अगर होता तो परीक्षा लेने वाला, मतलब क्वेश्चन को सेट करने वाला एग्जामिनर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनी है, जिसका मतलब परीक्षार्थी होता है जो परीक्षा में बैठा रहता है। क्लियर। फिर अगला है एरर से रिलेटेड। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। हाँ, लास्ट नाइट वर्ड से ही पकड़ना था आपको कि ये सेंटेंस होना चाहिए पास्ट में, तो डू के जगह पर डीड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक जगह और यहाँ पर एरर है, दो एरर मुझे नज़र आए हैं। अगर टाइपिंग एरर है तो यहाँ पर अगर डीड रख देते हैं मान लो, ठीक है, डीड अगर रख देते हैं तो यहाँ पर एरर है। क्यों? क्योंकि रिकॉल एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, मतलब वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म। तो रिकॉल मीटिंग होगा, ना कि टू इन्फिनेटिव। बात समझ रहे हो। तो रिकॉल के बाद आपको मीटिंग लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? मीटिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कैसे याद रखोगे? तो इसके एक रूल होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म जो जीरन का काम करता है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। कुछ वर्ड होते हैं जैसे माइंड, मैं इस पर बताया हूँ पहले भी। माइंड का मतलब बुरा मानना, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि डोंट माइंड माई कमिंग, है ना। तो कमिंग आया, माइंड के बाद आया, तो माइंड के बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, मतलब बुरा मानने के सेंस में। माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। चाहे एक खुद रिकॉल हो गया, इसके बाद भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। अवॉइड हो गया एक वर्ड आपका, अवॉइड। फिर आपका हो जाता है इमेजिन, इमेजिन के बाद आपका वर्ब का फॉर्म आता है। इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है। ये सारे वर्ड हैं, इसको आपको जानना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है फील लाइक, फील लाइक ऐसा करने का मन करना, है ना। इसका मतलब होता है कुछ करने का मन करना। फील लाइक के बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म आता है। याद रखना ये सारे वर्ड को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ गए। अगर यहाँ पर डिड होगा तो यहाँ पर रिकॉल मीटिंग होगा, अगर नहीं होगा तो दोनों में एरर है। यहाँ पर डिड होगा और यहाँ पर रिकॉल के बाद मीटिंग होगा, ठीक है। डिड होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गए हम लोग 20, हाँ पैसेज आ गए। देखो पढ़ते हैं इसको, इस पैसेज को पढ़ो। यहाँ पर बोल रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ब्लैंक द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेटेड साथ में है ना। मतलब अंडर एस्टिमेट इसको नहीं कर सकते हम। किसको? इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज को। क्यों भाई? क्यों, क्या करता है ये? द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, मिनिमाइज करता है, इंक्रीज करता है, एम्फेसाइज करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मिनिमाइज करेगा ना। हार्ट अटैक के चांसेस को क्या करेगा? फिजिकल एक्सरसाइज कम करेगा, तो मिनिमाइज होगा आंसर। इतना तो समझ गया लॉजिकली, आसान था। नेक्स्ट क्या है आपका? द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग proportion in recent times causing grave concern especially to the medical, है ना। अब क्या होगा देखो सेकंड और थर्ड में, पहले ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पर पूछा है हैज़ बीन अटेनिंग, प्रोपोर्शन के पहले क्या आएगा, है ना। प्रोपोर्शन के पहले क्या आएगा ये देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है क्या, देखो ऑप्शन में दे रखा है सूदिंग, है ना, मतलब आराम देने वाला। तो आराम देने वाला होगा क्या, देखते हैं। आराम देने वाला प्रोपोर्शन में ये अटेन कर रहा है। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग,
प्रपोर्शन इन रिसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न। ग्रेव कंसर्न का क्या मतलब होता है? ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, है ना, समझ रहे बात को? गंभीर बोल सकते हो, गंभीर चिंता का सब्जेक्ट क्या होता है? गंभीर चिंता का सब्जेक्ट जो होता है उसको कहते हैं ग्रेव कंसर्न। अब समझने वाली बात है कि जो चीज़ गंभीर कंसर्न की बात कही जा रही है तो उसका प्रोपोर्शन जो है ये सूथिंग कैसे हो सकता है? कैसे एक अच्छे प्रोपोर्शन में बढ़ रहा होगा? नहीं ना, तो सूथिंग तो आपका होगा नहीं यहाँ पर। क्लियर? अलार्मिंग का मतलब क्या होता है? अलार्मिंग का मतलब होता है ऐसे जो भय क्रिएट कर दे, है ना। तो क्या भय क्रिएट करने वाला प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? क्या भय क्रिएट करने वाला प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है? जी हाँ, तभी तो ग्रेव कंसर्न की बात है। तो भय क्रिएट करने वाला ये आपका हो सकता है, तो अलार्मिंग आपका हो सकता है। कैपेसियस क्यों नहीं हो सकता? कैपेसियस का मतलब होता है बहुत अधिक, जो जगह घेरे, है ना। तो जगह घेरने के सेंस में तो प्रोपोर्शन नहीं है, ये तो बीमारी हार्ट अटैक की संख्या को बढ़ने के बारे में बता रहा है ना, उसके चांस को बढ़ने के बारे में बता रहा है। तो कैपेसियस नहीं होगा, ये डरावना होगा, अलार्मिंग होगा। लो क्यों नहीं होगा? लो अगर प्रोपोर्शन में हार्ट अटैक बढ़ रहा है तो फिर ग्रेव कंसर्न की बात ही कहाँ आएगी? तो समझ रहे हो इस तरीके से, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अलार्मिंग होगा। ठीक है, सबके पीछे लॉजिक बता दिया। अब अगला सेंटेंस जो इसी में बोल रहा था कि ग्रेव कंसर्न है स्पेशली टू द मेडिकल। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है। मेडिकल क्लास के लिए ये ग्रेव कंसर्न की बात है, मेडिकल पर्सन्स के लिए ग्रेव कंसर्न की बात है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के बारे में ये बोल रहा है, फिर क्रीड के बारे में। अब इसके मीनिंग समझोगे तब आपको पता चलेगा। सेंटेंस को फिर से पढ़ो। सेंटेंस बोल रहा है कि ये जो ग्रेव कंसर्न है ना, ये स्पेशली किसके लिए है? मेडिकल क्लास के लिए, मेडिकल क्रीड के लिए, और फिर किसके लिए? तो मेडिकल क्लास के लिए क्यों रहेगा भाई? मेडिकल क्लास का मतलब जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उसके लिए ग्रेव कंसर्न की क्या बात है? उनकी तो कमाई हो जाएगी उल्टा, है ना। क्रीड का मतलब होता है पंथ और संप्रदाय, ये तो यहाँ सूट करता भी नहीं है। पंथ और संप्रदाय वर्ड जो है ये सूट नहीं करता मेडिकल क्षेत्र में। मेडिकल पर्सन्स मतलब मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए ग्रेव कंसर्न का सवाल ही कहाँ है? तो ग्रेव कंसर्न किसके लिए है? हार्ट अटैक की संख्या बढ़ा रही है, जो बढ़ रही है, तो वो ग्रेव कंसर्न किससे रिलेटेड है? जो मेडिकल से जुड़े हों। तो बोल सकते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी, मतलब वैसे लोग जो मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, है ना। जो मेडिकल क्षेत्र में भाईचारे का काम करते हैं, जो सेवा करते हैं लोगों को, उसके बारे में ये बता रहा है कि उसके लिए ग्रेव कंसर्न का सवाल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेव क्लास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ गए कि मेडिकल क्लास वाले को क्यों ग्रेव कंसर्न की बात आ जाती है। मेडिकल पर्सन्स के लिए क्यों ग्रेव कंसर्न की बात होगी? जो मेडिकल के क्षेत्र में फ्रेटर्निटी का काम करते हैं, भाईचारे का काम करते हैं, उसके लिए वो क्या होगा? उसके लिए ग्रेव कंसर्न का सवाल होगा। अब यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट है आपका वॉकिंग इज़ द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच क्या दिया हुआ है देख लो। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि वॉकिंग एक ऐसा बेस्ट मोड है फिजिकल एक्सरसाइज का बेस्ट मोड है। और कौन कौन से मोड हो सकते हैं? योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, लेकिन उसमें से बोल रहा है कि वॉकिंग एक बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। विच नो इक्विपमेंट मनी, देखते हैं क्या बोल रहा है। विच लॉसेस, भाई क्यों लूज करेगा वो? पैसे क्यों लूज करेगा? अगर बेस्ट वॉकिंग तो पैसे और इक्विपमेंट तो नहीं लगाएगा अपने साथ, है ना। फाइंड्स, क्यों फाइंड करेगा वो पैसे को? आप वॉक करोगे तो पैसे पाओगे, ऐसा तो नहीं है। विच रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, देख रहे हो, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, ऑब्वियस सी बात है रिक्वायर्स ही होगा। वॉकिंग को ज़रूरत नहीं है किसी इक्विपमेंट की। जिम में इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वॉक करने में पैसे नहीं लगते, वॉक करने में कोई मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर? मतलब खाली पैर भी वॉक कर सकते हो अगर जूते नहीं है तो यहाँ पर रिक्वायर्स होगा। गेंस तो होगा नहीं पाने के सेंस में, तो रिक्वायर्स होगा। रिक्वायर्स का मतलब ज़रूरत है ना, उसको ज़रूरत नहीं है किसी इक्विपमेंट, किसी मटेरियल, किसी मनी की। अब 25 में आते हैं, क्या बोल रहा है 25 में? लास्ट में बोला है मटेरियल और ऑफ अ क्लब क्या है? स्कॉलरशिप ऑफ ए क्लब, नहीं। क्लब से स्कॉलरशिप का क्या मतलब? कोरिलेशन ऑफ ए क्लब, बिल्कुल नहीं। रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट एंड मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, बात को समझ पा रहे हो? क्या समझे कि किसी क्लब में भी मेंबरशिप की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो यहाँ पर रिक्वायर्स हम इस्तेमाल कर रहे थे, रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, है ना, रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल और मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब की भी आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए इतना किस तरीके से आपको सॉल्व करना था। सबसे पहली बात कॉमन सेंस। दूसरी बात ये है
अगर कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते, अगर सेंटेंस को पूरा पढ़े बिना ही ये करना चाहते हैं तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, है ना। आपको कुछ कुछ वो सेंस दे देगा, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा तरीका होता है। खास करके जब वोकैब का पार्ट हो जाता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करने को छोड़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं रहता एग्जाम में। और अगर ग्रामेटिकली अगर कुछ वैसा रहता है तो वहाँ पर क्लू पकड़े में आ जाता है ना। वो आप ऑप्शन से जाओ या नहीं, वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्लू। जैसे PQRS वाला क्वेश्चन अभी बताया था कि दे के बदले जरूर कोई नाउन आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करने थे, सारे के सारे सॉल्व करने थे। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे नए नए, तो उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना, रिवीजन करना अगर आपको बार बार यही रूल्स को याद करने हैं तो। और इसी बेस्ड पर आपके TCS में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। और प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, और अगर पर्सनल गाइडेंस मेरे से चाहिए कुछ भी सीखने को इंग्लिश में, तो आप मेरे को इस पर मैसेज कर लेना, कभी पछताओगे नहीं इसको ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।